नमस्कार सारे दोस्तों को बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल संकल्प एकेडमी पर। मैं वंदना पांडे आज आपके समक्ष प्रयोगवाद से संबंधित अज्ञेय जी को लेकर के आई हूँ। अज्ञेय जी के ऊपर हमने पिछले वीडियो में कुछ काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। अगर आपको उनका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर अज्ञेय जी के जीवन से संबंधित बहुत सी बातों को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, काफ़ी सारी रचनाओं के प्रकाशन वर्ष के साथ मैं उपस्थित हूँ, तो इन पर भी डिस्कस करेंगे। किस रचना पर कौन सा पुरस्कार उनको मिला हुआ है, किस नाम से किस उपनाम से संबोधित किए जाते हैं, जन्म और मृत्यु, इन सारी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक जरूर बने रहें वीडियो में। अगर आप नए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर नहीं अच्छी लगे तो डिसलाइक करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आप कर सकते हैं, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रमुख कवि यानी कि प्रयोगवाद के प्रमुख कवि या प्रवर्तक कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की। जैसे कि आप जानते हैं कि अज्ञेय जी का जो अपना नाम है वो वात्स्यायन है। सच्चिदानंद इनके परदादा का नाम है, दादाजी का नाम है, और हीरानंद इनके पिताजी का नाम है, जो कि इनके नाम के आगे जुड़ा हुआ है। तो ये बहुत ही छोटी सी चीज़ थी जो कि मैंने आपको क्लियर करी ऐसे ही, क्योंकि आप जानते हैं अज्ञेय नाम जो है वो एक इनका उपनाम है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये कहे जाते हैं और अपने नाम के साथ, इतने लंबे चौड़े विख्यात नाम के साथ ही हिंदी साहित्य जगत में जाने जाते हैं। तो इनके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो ये आती है कि प्रयोगवाद, जिसका कि आपने नाम सुना है कि जो 1943 से 1953 तक माना जाता है। तो 1943 में जब इन्होंने पहली बार तार सप्तक का प्रकाशन किया, उसी के साथ से ही इनके नाम के साथ ही प्रयोगवाद शब्द जुड़ता चला गया और प्रयोगवाद के प्रवर्तक के रूप में हमारे सामने ये उभरते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं लेना चाहूँगी जो थोड़ी सी जो है तथ्यात्मक है, जिनको कि आपने भी पढ़ा होगा, हमने तो पढ़ा ही है, आपने भी पढ़ा होगा, तो थोड़ा सा इससे विचार बनता है। विचार ये है कि पहली चीज़ तो इनका वास्तविक नाम क्या है, तो सच्चिदानंद है। इसके बाद इनका उपनाम है अज्ञेय। अब यहाँ पर बात आती है कि अज्ञेय उपनाम है तो दिया किसने, कहा क्यों जाता है, दिया किसने। तो अज्ञेय को आप इसके संबंध में मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि अज्ञेय जी जो हैं वो फौज में थे, यानी कि सेना में थे, सैनिक के रूप में थे, क्रांतिकारी के रूप में जाने जाते थे। तो क्रांतिकारी होते हुए इन्होंने साहित्य लेखन किया है, ये सभी इससे छिपा नहीं है। तो इन्होंने क्रांतिकारी कार्य करते समय जब भी हमारे देश पे, क्योंकि 1943 की बात है ये, और उससे पहले का समय जो था उसकी बात मैं कर रही हूँ, और देश तो हमारा 1947 में आज़ाद हुआ है। तो उसके पहले ये बम बनाने का काम करते थे, यानी कि सेना के लिए, अपने देश के लिए बम बनाने का कार्य करते थे। तो उसी समय जो है इनको नज़रबंद कर दिया गया था। नज़रबंद का मतलब कि किसी को इनके बारे में कोई अता पता नहीं था कि कहाँ रखे गए हैं, तो इस तरह से इनको नज़रबंद किया गया था। उस समय इन्होंने अपनी 2 रचनाएं, 2 कहानियाँ प्रकाशित करने के लिए भेजी थी। तो उन कहानियों को प्रकाशित करने के लिए जैनेंद्र के माध्यम से भेजा था, जो कि हमारे एक मनोविश्लेषणवादी कहानीकार, उपन्यासकार भी माने जाते हैं। तो जैनेंद्र जी के माध्यम से इन्होंने कहानियों को प्रकाशित करने के लिए हंस पत्रिका, जो कि उसमें मुंशी प्रेमचंद जी प्रकाशित करते थे, तो उन हंस पत्रिका में प्रकाशित करवाने के लिए इन्होंने भेजा था। तो वहाँ पर जब प्रेमचंद जी इनका नाम पूछते हैं जैनेंद्र जी से कि भाई किसकी रचनाएं हैं, किसके नाम से हम इसको प्रकाशित करेंगे, तो वहाँ पर ये सवाल उठता है, क्योंकि ये इनको खुद ही नहीं पता होता जैनेंद्र जी को कि ये किसने दिया है मुझे। तो ये कहते हैं कि ये अपने आप में अज्ञेय हैं, यानी कि जिसने भी दिया है वो अपने आप में अज्ञेय है। वहीं से इनको नाम मिल जाता है अज्ञेय का। और फिर प्रेमचंद जी इनका बिना नाम पता किए उन कहानियों को पढ़ करके, उनकी शब्दावलियों को देख करके, फिर इनसे प्रभावित होकर के अपनी पत्रिका हंस में उस कहानी को छाप देते हैं, उन दोनों कहानियों को छाप देते हैं, और वो भी अज्ञेय के नाम से। ये आपको अगर नहीं पता होगा तो ये प्रसंग बहुत प्यारा है, यानी कि ये प्रश्न जो है बनता है कि अज्ञेय को अज्ञेय नाम किसने दिया। तो ये यहाँ पर क्लियर हो गया होगा आपको कि ये नाम इनको मुंशी प्रेमचंद जी ने दिया है। और अगर इससे ज़्यादा विस्तृत पूछा जाए तो जैनेंद्र जी ने सजेस्ट किया था, यानी कि जैनेंद्र जी ने सुझाव दिया था कि ये अपने आप में अज्ञेय हैं, तो इसलिए ये नाम की व्याख्या हो गई, यानी कि नाम की चर्चा हो गई। इसके बाद हम आते हैं कि शब्द है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद 1943 से 1951 के बीच का समय जो है वो प्रयोगवाद कहलाता है। और इसी समय में इन्होंने तार सप्तक का आयोजन किया था, तार सप्तक का प्रकाशन किया था। प्रथम प्रकाशन इन्होंने 1943 में किया, और उस प्रकाशन के बाद इन्हें लोगों ने प्रयोगवादी कहना शुरू कर दिया।
तो इनके नाम के साथ एक प्रयोगवाद शब्द जुड़ता चला गया, जिस शब्द से इनको बहुत ही छटपटाहट होती थी और बहुत ज़्यादा झुंझला जाते थे कि हाँ ये प्रयोगवाद हमारे नाम के साथ क्यों जुड़ा, क्योंकि ये चाहते थे उनके नाम के साथ नई कविता जुड़े। और इन्होंने नई कविता शब्द का प्रयोग भी किया था अपने काव्य के लिए। तो नई कविता चाहते थे, लेकिन इनके नाम के साथ प्रयोगवाद ही जुड़ता चला गया। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि सहमत नहीं थे इस नाम से। उन्होंने कहा कि 1951 की भूमिका में जो दूसरा सप्तक इन्होंने प्रकाशित किया 1951 में, उसकी भूमिका में इन्होंने कहा कि हम प्रयोग कोई वाद नहीं है, मतलब प्रयोगवाद की विचारधारा को खंडन करते हुए इन्होंने कहा कि प्रयोग कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं। प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, वरन वह साधन है, और वो दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिससे कवि प्रेषित करता है, और दूसरा वह प्रेरक कि जिसे प्रिय को उसके साधनों के साधने का भी साधन है। मतलब कुल मिलाकर के इन्होंने बस ये कहा कि प्रयोग कोई वाद नहीं है, हम प्रयोगवादी नहीं हैं, ना ही हम किसी भी प्रकार के वादी हैं, और ना हैं और ना रहेंगे, ना होंगे। और इस बात को जोर देते हुए इन्होंने कहा कि जो है ये बस एक साधन है, यानी कि अगर आपसे पंक्ति पूछी जाएगी या कथन पूछा जाएगा तो इतना सा ही पूछा जाएगा कि प्रयोग कोई वाद नहीं है, हम वादी नहीं हैं, ना रहे हैं ना रहेंगे, और प्रयोग वाद न होकर के वरन एक साधन है। ये कथन आपसे पूछा जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आगे जो है इन्होंने एक बार इसी विचारधारा को और भी रखा, यानी कि अपने जो इनका पत्र था प्रतीक पत्र का संपादन करते थे। प्रतीक पत्र के माध्यम से इन्होंने प्रयोगवाद को आगे चल करके बहुत बढ़ावा दिया है, उसी के माध्यम से ये बढ़ा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए कि इनका जो प्रथम काव्य संग्रह रहा है वो है भग्नदूत, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। प्रथम काव्य संग्रह इनका रहा है भग्नदूत। ये प्रश्न बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रथम काव्य संग्रह। इसे आपको जरूर ध्यान रखना है, यानी कि अज्ञेय का प्रथम काव्य संग्रह अगर आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर आपका होगा भग्नदूत, जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद इनकी रचना आई चिंता, जो 1942 में प्रकाशित हुई थी। इत्तलम 1946 में प्रकाशित हुई। देखिए, समस्त रचनाओं को लेना हम लोगों की बस की बात नहीं है, सारी चीज़ें एक जगह मिलती भी नहीं है, लेकिन जितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं, परीक्षोपयोगी हैं या अपने आप में एक विशिष्टता रखती हैं, उन सारी रचनाओं को लेने का हमने प्रयास किया है, जो कि आपको दिखता है यहाँ पर। तो इत्तलम 1946 में प्रकाशित हुई थी। हरी घास पर क्षण भर 1949 में प्रकाशित हुई थी। बाबरा अहेरी 1954 में प्रकाशित हुई है, और इंद्रधनु रौंदे हुए थे, जिसका प्रकाशन वर्ष 1957 है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे रचना जो इनकी आगे है रूपांबरा, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 में प्रकाशित हुई। रूपांबरा 1960 में प्रकाशित हुई। आंगन के पार द्वार, जो कि 1961 में प्रकाशित हुई। 1961 में प्रकाशित हुई थी, और इसके 3 भाग प्रकाशित हुए हैं, और इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यानी कि अज्ञेय की जो रचना है आंगन के पार द्वार, उस पर 1961 में ये प्रकाशित रचना जो थी, इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। सुनहरे सहवाल 1966 में। कितनी नावों में कितनी बार 1967 में। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 में। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ छूट रही है, कितनी नावों में कितनी बार, ये रचना जो 1967 में प्रकाशित हुई थी, इस रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है, जो कि मिला था 1978 में। तो ये रचना भी इम्पोर्टेंट आपके लिए है, जो कि पुरस्कृत है ज्ञानपीठ हिंदी साहित्य का, मतलब हिंदी साहित्य नहीं बल्कि भारतीय साहित्य का, मतलब ये सभी भाषाओं में दिया जाता है, 22 भाषाओं में दिया जाता है। तो भारतीय साहित्य के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि इनको मिला कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। अगला है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, जो जिस पर कि 1969 में ये प्रकाशित हुई रचना। सागर मुद्रा 1970 में प्रकाशित हुई। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में प्रकाशित होती है। महावृक्ष के नीचे 1977 में प्रकाशित होती है, और नदी की बाँक पर छाया 1981 में प्रकाशित हुई। ऐसा कोई घर देखा है आपने, ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये रचना 1986 में प्रकाशित हुई है, और ये रचना इनका अंतिम काव्य संग्रह मानी जाती है।
यानी कि अज्ञेय जी का ये अंतिम काव्य संग्रह। तो हमने प्रथम काव्य संग्रह की बात की है, तो अंतिम भी यहाँ पर जरूर लिख देते हैं। यानी कि अंतिम काव्य संग्रह जो है वो है ऐसा कोई घर देखा है आपने, या ऐसा कोई घर आपने देखा है, 1986 में प्रकाशित होती है और अंतिम काव्य संग्रह है इनका। इसी के साथ अन्य रचनाओं की बात करें तो अन्य रचनाओं में इनकी जो रचना है नवधा वो आती है, यह दीप अकेला आती है, नदी के द्वीप कविता बहुत अच्छी कविता है और ज़्यादातर परीक्षाओं में एक रचना पूछी जाती है, इसकी पंक्ति भी पूछी जाती है कि हम हैं नदी के द्वीप, हम धारा नहीं हैं। और इस तरह से इसकी पंक्ति इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो कि अभी हम आगे लेंगे, आगे की वीडियो जो क्लास है उसी में लेंगे। असाध्य बीड़ा लंबी कविता है, असाध्य बीड़ा लंबी कविता के रूप में हमारे सामने आती है। कलगी बाजरे की, ये सब आपके नेट के सिलेबस में भी लगी हुई हैं, कलगी बाजरे की, असाध्य बीड़ा, ये सभी रचनाएं जो कविताएं इनकी। शब्द और सत्य, जितना तुम्हारा सच है, बंदी स्वप्न, ही हारिल, वंचना के दुर्ग, विश्वप्रिया, आखेटक, अंतः सलीला और सांप। सांप भी इनकी लंबी कविता के अंतर्गत आती है। सांप, इतिहास की हवा, सदा नीरा, सदा नीरा के 2 भाग हैं। इतनी रचनाएं इनकी जो कि फुटकर रचनाओं में आती हैं और इस तरह से हमने इनके लगभग समस्त काव्य रचनाओं को ले लिया है। इसके बाद यहाँ पर एक शब्द उठता है प्रयोगवाद वाला कि अगर अज्ञेय ने ये नाम नहीं दिया, अगर अज्ञेय ने नई कविता नाम दिया है तो प्रयोगवाद नाम किसने दिया है? तो प्रयोगवाद नाम यहाँ पर दिया है नंदुलारे वाजपेयी जी ने। तो नंदुलारे वाजपेयी जी का नाम यहाँ पर थोड़ा सा स्पष्ट मैं करना चाहूँगी कि प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने किया था नंदुलारे वाजपेयी जी ने, जिसका कि इनका एक निबंध लिखा गया था जिसका शीर्षक था प्रयोगवादी रचनाएं। उसके शीर्षक के अनुसार इन्होंने इस प्रयोगवादी रचनाएं के अंतर्गत, निबंध के अंतर्गत इस शब्द का प्रथम प्रयोग इन्होंने किया था। इसलिए ये प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है और बार बार लगभग पूछा जाता है, इसलिए आपको जानना जरूरी है। इसके बाद अज्ञेय को प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है आपका। और नंदुलारे वाजपेयी जी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा भी कहा। तो ये सारी चीज़ें तो प्रयोगवाद के संदर्भ में, उसके संबंध में आती चली गई, तो बताते चले गए। इसके अलावा जो पत्रों की बात करें कि कौन कौन से पत्रों का संपादन किया है अज्ञेय जी ने, तो दिनमान, प्रतीक और एक पत्र इनका और बहुत ज़्यादा टाइम्स ऑफ इंडिया में भी इन्होंने काम किया है। और क्या है, दिनमान है, प्रतीक है, विशाल भारत। विशाल भारत जो है वो इनके एक मित्र होते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, जिनके कहने के अनुसार इन्होंने कलकत्ता से प्रकाशित होता था ये पत्र, और उसका संपादन कार्य 1.5 वर्षों तक किया हुआ है। विशाल भारत, प्रतीक, दिनमान, ये इनके पत्रों के रूप में पूछे आते हैं। इसके अलावा एवरीमेंस, एक अंग्रेजी का साप्ताहिक पत्र था एवरीमेंस, जिसका भी संपादन इन्होंने किया है। और साथ में सैनिक पत्र का भी उल्लेख आता है, सैनिक पत्र में भी इन्होंने संपादन किया है, सैनिक पत्र में। और नव भारत टाइम्स जो दैनिक पत्र था 1977 में इसका संपादन इन्होंने किया है, कुछ समय तक इसका भी संपादन इन्होंने किया है। और बाकी आप जानते ही हैं, तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चतुर्थ सप्तक, 4 सप्तकों का प्रकाशन इन्होंने किया है। उन सब के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, उनके समस्त कवियों के बारे में बात कर चुके हैं। तो अब हम उसी के आगे इस क्लास में ले रहे हैं, यानी कि समस्त कवियों को हमने ट्रिक के माध्यम से भी वहाँ पर आपको बताया हुआ है, समझाने की कोशिश की है कि किस आधार पर या किस तरह से आप उन कवियों के नाम भी याद रख सकते हैं जो कि इनके अलग अलग सप्तक में आते हैं। तो उम्मीद है मुझे आप लोगों को आप याद हो गया होगा और बहुत अच्छे से याद हो गया होगा, और नहीं तो आप अपने अनुसार भी उसकी ट्रिक बना सकते हैं। तो ये सभी के लिए मैं फिलहाल यही कहना चाहूँगी कि जब भी देखिए तार सप्तक से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आपके एग्जाम में होता है, कभी उसका प्रकाशन वर्ष पूछ लेते हैं, तो कभी ये पूछ लेते हैं कि ये कवि सप्तक यानी कि किस सप्तक में था, तो इस तरह से भी प्रश्न बनते हैं। तो इनको याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप उनके कवियों के नाम को या तो पहले अक्षर को मिला लीजिए और फिर कोई एक शब्द बना लीजिए जिससे आपको याद हो जाए, या तो उसको एक स्टोरी टाइप में याद कर लीजिए, या तो फिर एक लाइन में उन सभी कवियों के आधे अधूरे नाम को
ऐड कर लीजिए। तो ये चीज़ें मैं बहुत बार बताती रहती हूँ। फिलहाल अगर आपको फिर भी चाहिए तो तार सप्तक की कवियों की अगर आपको ट्रिक चाहिए होगी तो ज़रूर कमेंट करिएगा, बताइएगा, मैं उसको अलग से आपको वीडियो सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगी। इसके बाद हम बात करें अगर अज्ञेय जी की, तो सदा नीरा शीर्षक से मरणोपरांत इनका जितना समस्त काव्य, अज्ञेय का समस्त काव्य जितना इन्होंने लिखा था वो सदा नीरा शीर्षक से उनके मरने के बाद 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। सदा नीरा जो भी हमने एक रचना की बात की थी उसी में, यानी कि इसके 2 खंड में इसका प्रकाशन किया गया और दोनों खंडों में अज्ञेय की समस्त काव्य कृतियों को रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको लेना है। इसके अलावा पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ 1973 में जो रचना इनकी प्रकाशित हुई है, तो इसी नाम से इनका एक निबंध भी है, यानी कि सिर्फ सन्नाटा नाम से एक निबंध भी लिखा गया है। तो इसलिए इनके प्रकाशन वर्ष में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके अलावा इनकी जो प्रसिद्ध कविताएं हैं उनके शीर्षक हैं, एक तो कन्हाई से प्यार किया, शब्द और सत्य, यह दीप अकेला और गर्भ भरा मधमाता, इस तरह से इनकी रचनाएं मिलती हैं। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं यहाँ पर हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में कुछ अलग अलग पॉइंट पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे चिंता रचना जो इनकी है, चिंता रचना जो 1942 में प्रकाशित हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं चिंता। तो इसमें इस रचना में विश्वप्रिया एवं एकायन शीर्षक से इसे 2 खंडों में विभक्त किया गया है। विश्वप्रिया और एकायन 2 खंडों में विभक्त रचना है। इत्तलम जो है इसके 4 खंड है, इत्तलम के 4 खंड है, इत्तलम 4 भागों में प्रकाशित हुई है। और इसके खंड है इसके, यानी कि 4 बार प्रकाशित हुई है, जिसमें पहला जो है वो बंदी स्वप्न है, दूसरा है ही हारिल जिसका भी हमने नाम लिया था, कविता के रूप में भी नाम लिया था। तो बंदी स्वप्न है, ही हारिल है, वंचना के दुर्ग है, मिट्टी की ईहा शीर्षक से, यानी कि इन 4 शीर्षक से आपको इत्तलम का जो भाग मिलता है वो ये इत्तलम के भाग हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बात की हमने जो कि 4 खंडों में विभक्त किया गया है ये काव्य संग्रह। फिर हरी घास पर क्षण भर जो कि 1949 में प्रकाशित हुआ था, हरी घास पर क्षण भर, इसमें प्रयोगवादी कविताओं का संग्रह किया गया है, यानी कि जो इस वाद से संबंधित इनकी विशेष रूप से कविताएं रही हैं उनका संग्रह किया गया है हरी घास पर क्षण भर में, जो कि 1949 में प्रकाशित हुई है। बावरा अहेरी, बावरा अहेरी का एक प्रश्न बनता है। बावरा अहेरी, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देती हूँ, यानी कि बावरा अहेरी में एक शब्द जो आपको दिख रहा है अहेरी, कभी कभी इस अहेरी शब्द का अर्थ पूछ लेता है। अहेरी यानी कि बावरा अहेरी रचना में जो है वो अहेरी किसका प्रतीक है, तो इसका भी उत्तर आपको ध्यान रखना है, ये प्रतीक है सूर्य का। बावरा अहेरी यानी कि जो अहेरी है वो सूर्य का प्रतीक है। तो ये थोड़ी इसकी विशेषता थी जो कि मैंने यहाँ पर ली है। इसके अलावा अरि ओ करुणा प्रभामय जो रचना इनकी है, अरि ओ करुणा प्रभामय, इसमें बौद्ध धर्म से प्रभावित जो इनकी कविताएं रही हैं, बौद्ध धर्म से प्रभावित कविताएं जो रही हैं उनका संग्रह किया गया है। इसमें बौद्ध धर्म से जो प्रभावित रचनाएं रही हैं उनका संग्रह किया गया है अरि ओ करुणा प्रभामय में। इसके अलावा इनकी जो रचना है आंगन के पार द्वार, आंगन के पार द्वार 1961 में जो कि प्रकाशित होती है, जिस पर कि इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। ये 3 खंडों में विभाजित है। 3 खंड में जो पहला खंड है उसका नाम है अंतः सलिला, अंतः सलिला, दूसरा खंड जो है वो है चक्रांत शिला और तीसरा खंड जो है वो असाध्य वीड़ा। तो इस तरह से ये 3 खंडों में आंगन के पार द्वार रचना इनकी विभाजित है, विभक्त की गई है। और असाध्य वीड़ा जो कि एक लंबी कविता है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए कि अज्ञेय की असाध्य वीड़ा लंबी कविता किस संग्रह में संग्रहित है, तो आपका उत्तर होना चाहिए आंगन के पार द्वार। जबकि अगर आपसे ये अलग से पूछा जाए कि आंगन के पार द्वार कितने खंडों में विभाजित रचना है या विभाजित है, तो ये 3 खंडों में विभाजित है, जैसे कि मैंने अभी आपको नाम बताए, अंतः सलिला और चक्रांत शिला और असाध्य वीड़ा। तो इस तरह से इनकी कुछ जो बहुत अच्छे तथ्य थे उन्हीं को हमने लेने की कोशिश की है। इसके अलावा इस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको पुरस्कृत किया जाता है। इसके अलावा असाध्य वीड़ा जो कविता है इसमें जैन और बौद्ध धर्म से
प्रभावित रचना दिखाई गई है, यानी कि इसमें जो रचना हुई है वो जैन और बौद्ध धर्म से प्रभावित है, लंबी कविता के रूप में है। और इसमें वज्र कीर्ति द्वारा साधक जो हैं, वज्र कीर्ति, इसमें हमने यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा। आंगन के पार द्वार के अंतर्गत जो इसका अगला खंड है, यानी तीसरा जो खंड है असाध्य बीड़ा, उसमें जो कवि हैं, कवि ने साधक वज्र कीर्ति द्वारा सटोरी की उपलब्धि का चित्रण किया है। और जो अज्ञेय हैं, इनके अनुसार सटोरी यानी कि समाधि के आगे की वह अवस्था है, सटोरी जो है वो समाधि के आगे की वह अवस्था है जिसमें अज्ञेय ने विशिष्ट अनुभव नहीं माना है, बल्कि ये समस्त अनुभवों में प्रवाहमान रहता है। ऐसे इनकी मानना, ऐसा इनकी मान्यता है, इनकी अवधारणा है। इसी के साथ इनका एक काव्य संग्रह है पूर्वा, 1965 में ये प्रकाशित होता है। और बाकी सभी रचनाएं लगभग हमने यहाँ पर लिख दी हैं। इनके सिवा जो इनके विशेष बातें हैं वो लगभग जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। एक छूट रही है कितनी नावों में कितनी बार, जो कि 1967 में प्रकाशित होती है और 1978 में इसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा प्रश्न बनता है कि अज्ञेय को अज्ञेय नाम किसने दिया। तो अज्ञेय को अज्ञेय नाम दिया किसने? प्रेमचंद जी ने। ये आपको ध्यान रखना है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने अज्ञेय का नामकरण किया है, यानी कि ये जो उपनाम लगाते हैं अपने नाम के आगे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, तो ये अज्ञेय नाम प्रेमचंद जी के द्वारा दिया गया है। इनके नाम से इन्होंने इनकी कहानी को प्रकाशित किया था, इसलिए ये नाम इनके विशेष परिस्थितियों के कारण दिया गया है। यानी कि अज्ञेय जिसे जाना न जा सके, जिसे जो कि अपने आप में भी अज्ञेय है, उसे ही अज्ञेय का नाम दिया गया है प्रेमचंद जी के द्वारा। अज्ञेय जी कुछ वर्षों तक ऑल इंडिया रेडियो में उद्घोषक के रूप में कार्य कर रहे थे, उद्घोषक के पद पर कार्य कर रहे थे। इसके सिवा भारतीय सेना में भी भर्ती थे, जिसमें कि आपको मैंने पहले ही बता दिया जब इसकी बात हो रही थी, अज्ञेय नाम वाली बात हो रही थी, कि ये भारतीय सेना में थे और वहाँ पे बम बनाने का कार्य इनको बहुत अच्छे से आता था, ये करते थे। इसके अलावा यूनेस्को के आमंत्रण पर 1956 में यूनेस्को द्वारा आमंत्रण दिया गया इनको, जिस पर इन्होंने पश्चिमी यूरोप की यात्रा की थी। और 1957 में अज्ञेय ने जापान और फिलीपींस की यात्रा की थी। 61 में अज्ञेय ने नियुक्ति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के रूप में प्राप्त की थी। यानी कि कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जो है उसमें भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के पद पर इन्होंने नियुक्ति प्राप्त की थी। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके सिवा जोधपुर विश्वविद्यालय 71 में इनकी नियुक्ति जोधपुर विश्वविद्यालय के तुलनात्मक भाषा और साहित्य के प्रोफेसर पद पर होती है। और उसी जगह पर रहते हुए इन्होंने अपने अंग्रेजी पत्र वाक, एक पत्र इन्होंने निकाला था, वाक यहाँ पर लिखती हूँ मैं, जो कि अंग्रेजी पत्र था वाक। उस पत्र में कुछ महीने तक संपादन कार्य इन्होंने किया इसी पद पर रहते हुए। और लाहौर में अज्ञेय जी का क्रांतिकारियों से संपर्क हुआ और परिणाम स्वरूप रिपब्लिक पार्टी का सदस्य बनकर क्रांतिकारी आंदोलन में सक्रिय होकर के भाग लेने लगे। और इसी के साथ इनकी 2 बार गिरफ्तारी भी हुई है इसी क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण। और अज्ञेय के साहित्य और जीवन पर थोड़ी सी चर्चा हम और करते हैं, जो भी हमारे पास थोड़ा सा जो और मैटर है, यानी कि जो भी कुछ है तो ले लेते हैं। कि अज्ञेय ने हिंदी में हाइकू शैली को जन्म दिया है। हाइकू शैली में इन्होंने रचनाएं की हैं। तो ये शैली अंग्रेजी शैली है, जापानी शब्द है हाइकू। तो उस शैली को इन्होंने अपने काव्य में प्रयुक्त किया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बात करेंगे और कि जो नदी के द्वीप कविता है, जिसमें पंक्ति है ये द्वीप अकेला, उस वाली कविता में अज्ञेय का जीवन दर्शन छिपा हुआ है। मूल दर्शन, जीवन का जो मूल दर्शन है वो उन्होंने अभिव्यक्त किया है। और इसके सिवा कुछ चीज़ें यहाँ पर और आती हैं। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य में कौन सा साहित्यकार ऐसा है जो कि फ्रायड के मनोविश्लेषण या मनोविज्ञान का जो है प्रेरक नहीं कह सकते से प्रभावित है। मतलब जो फ्रायड का मनोविज्ञान है उससे प्रभावित कौन सा लेखक है, तो वो वहाँ पर नाम जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो अज्ञेय ही होंगे। इसके अलावा अज्ञेय ने
वत्सल फाउंडेशन नामक एक साहित्यिक संस्था की स्थापना की थी, जो दिल्ली में की गई थी इनके द्वारा, तो ये भी एक विशेष बिंदु है। इसके अलावा अज्ञेय को कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है। जैसे आपने काव्य में पढ़ा रीतिकाल के कवि केशवदास जी को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है, वैसे हिंदी साहित्य में कठिन गद्य का प्रेत अज्ञेय जी को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी कुछ पंक्तियों की। पंक्ति जैसे कि थोड़ा सा मैं इन रचनाओं को रफ कर लूँ, उसके बाद पंक्तियों पर बात करती हूँ। तो ये द्वीप अकेला, जो कि नदी के द्वीप से है। इसी तरह से कुछ पंक्तियाँ इनकी बहुत ही जो पूछी जाने वाली हैं उनको मैं ले लेती हूँ यहाँ पर थोड़ा सा। तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और क्लास को पूरा देखिएगा। थोड़ा सा लेट हो जाता है जब लिखने के बाद, तो जल्दी से रफ होता नहीं है, इसलिए टाइम लग रहा है। तो हम बात करते हैं इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों की। जैसे पंक्ति है, वही परिचित दो आंखें ही चिर माध्यम हैं, वही परिचित दो आंखें ही चिर माध्यम हैं। एक तो ये इनकी बहुत फेमस पंक्ति जो पूछी जाती है। दूसरी है, किंतु हम हैं द्वीप, किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, हम धारा नहीं हैं, हम बहेंगे तो हम रहेंगे ही नहीं। ये इनकी फेमस पंक्ति है और ये नदी के द्वीप से ली गई है। किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं हैं, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्रोतस्विनी के, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। इसके अलावा इनकी एक जो पंक्ति है, दुख सबको मांझता है, दुख सबको मांझता है, ये पंक्ति इनकी पूछी आती है। एक और बहुत पहले पूछी गई थी नेट के एग्जाम में एक बार, सांप, लंबी कविता जो इनकी है उससे है ये पंक्ति कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, ये पंक्ति भी इनकी पूछी जा चुकी है। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। और एक और है, देवता अब इन प्रतीकों के, देवता अब इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कर गए हैं कूच। तो ये इनकी फेमस पंक्तियां हैं जो कि काव्य रचनाएं, जो कि एक लाइन में आपसे एग्जाम में पूछी आती हैं कि किसकी हैं। कभी कभी ये भी पूछा आता है किस काव्य संग्रह से हैं। तो ऐसे काव्य संग्रह से इनके इतने सारे खंड हैं या इतनी सारी कविताएं हैं, उनको पूछा जाता है। पंक्तियों की थोड़ी सी गुंजाइश कम होती है, लेकिन पंक्तियों यानी कि इस तरह से दिया, जैसे ये ज़्यादातर ये किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं है, ज़्यादातर पूछे जाने की संभावना इसकी रहती है और ये पूछी भी जाती है। तो इसी तरह से हम बात करेंगे आगे, यानी कि इनके जीवन पर, अज्ञेय जी के साहित्य और जीवन पर लिखी गई कुछ पुस्तकें हैं जिनके कि नाम भी हम यहाँ पर ज़रूर लिखना चाहेंगे, बताना चाहेंगे। एक रचना इनकी है शिखर से सागर तक। सॉरी, इनकी रचना नहीं है बल्कि इनकी जीवनी स्वरूप लिखी गई है, शिखर से सागर तक, जिसके कि लेखक हैं राम कमल राय।
जो इनकी जीवनी स्वरूप लिखी गई रचना है वो है शिखर से सागर तक। इनके साहित्य और जीवन से संबंधित है। तो ये लिखा है राम कमल राय जी ने। इसके अलावा एक रचना इनके ऊपर लिखी गई है अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, जो कि लिखा है राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। अज्ञेय की काव्य तितीर्षा, ये लिखा है नंदकिशोर आचार्य ने। अज्ञेय की काव्य तितीर्षा, जिसे लिखा है नंदकिशोर आचार्य ने। नंदकिशोर आचार्य ने। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या, एक इनके जीवनी पर और है, साहित्य पर और जीवन पर। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या। इसके लेखक हैं राम स्वरूप चतुर्वेदी। इसमें जो सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है जो कि अज्ञेय जी के जीवन का बहुत ही अभिन्न अंग है, जिसमें कि सब लगभग इनके जीवन की सारी चीज़ें वर्णित हैं, वो है शिखर से सागर तक, जो कि जीवनी स्वरूप लिखी गई है और जिसे लिखा राम कमल राय जी ने। जीवनी है 1986 में ये प्रकाशित हुई थी। इसका प्रकाशन वर्ष भी पूछा जा सकता है। शिखर से सागर तक 1986 में प्रकाशित हुई थी। आप जानते हैं अज्ञेय जी का जो मृत्यु वर्ष है वो भी 86 है और इसी वर्ष जो है इनकी ये शिखर से सागर तक राम कमल राय जी के द्वारा लिखी गई जीवनी प्रकाशित हुई थी। तो ये रहा अज्ञेय जी के बारे में कुछ विशेष बिंदु। और मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ, जो लोग खासकर कि मेरी इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही वीडियोस को देखें। और बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं जो कि प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं जिस भी टॉपिक पर आपको चाहिए। और इसके सिवा मैं ये कहूँगी ज़रूर कि जैसे आप जीआईसी लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं, जो कि हिंदी साहित्य से, या टीजीटी पीजीटी जो भी माध्यमिक से अभी तक वैकेंसी आई थी और कैंसिल हो गई, आप सभी जानते हैं, लेकिन कैंसिल कितने दिन तक रहेगी, आना तो निश्चित ही है। तो अगर आप उसकी तैयारी करना चाहते हैं, आपको अगर ये मेरी क्लास अच्छी लग रही है, ऐसे ही अगर आपको क्लासेस चाहिए, तो आप हमारी डिस्क्रिप्शन में दिए गए नीचे नंबर पर मैसेज करें और ज़रूर इस तरह की क्लास से लाभान्वित हों, जिससे कि आपका भविष्य सुधर सके, बन सके। और उम्मीद करती हूँ कि आप जो है एक ऐसे ही टीचर की तलाश कर रहे होंगे जो कि आपको बिना कोई लिपापोती, बिना कोई लंबे लंबे भाषण दिए आपको सिर्फ और सिर्फ ज्ञान दे, सिर्फ और सिर्फ आपके टॉपिक से आपको जोड़ के रखे, जो चीज़ आपको चाहिए। तो मैंने ऐसी कोशिश की है और ऐसे ही मैं फ़िलहाल पढ़ाती हूँ। जो भी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण, उनको ट्रिक के माध्यम से भी याद कराने की कोशिश करती हूँ। बाकी आप जानते ही हैं, हर यूनिट के बाद हर जो है एक कालखंड व्यतीत होने के बाद एक टेस्ट की प्रक्रिया है, जो कि टेस्ट से आपको थोड़ा लाभ मिलता है। और बाकी जब भी आप जानते हैं एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो उसके साथ प्रैक्टिस सेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उस समय हम प्रैक्टिस सेट कम्प्लीटली करवाएंगे आपको। तो इसलिए मैं आप लोगों को बस एक यही चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर आपने मन बना लिया है कि आप माध्यमिक में या जीआईसी लेक्चरर बनना चाहते हैं, तो आप अपना समय ना गंवाएं, बहुत जल्द से जल्द एडमिशन लें, पढ़ाई करें। और नहीं तो जो भी मैं ऐसी वीडियोज़ अपलोड करती रहूँगी जो कि पब्लिकली होंगी, वो वीडियोज़ आप अच्छे से देखें और उनसे अगर कुछ आपको कुछ भी थोड़ा सा भी अगर लाभ मिलता है तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। बहुत ही ज़्यादा समय ना लेते हुए बस अपने कम शब्दों में यही बोलूँगी कि ऐसे हमारा मनोबल बढ़ाते रहें, हमारे चैनल से जुड़ें और अपने सारे सुझाव हमें व्हाट्सएप नंबर पर भी कर सकते हैं या अपने कमेंट सेक्शन में भी जाके कर सकते हैं। तो ऐसे ही लगभग अब हम क्योंकि प्रयोगवाद इस समय चला रहे हैं, तो अब अगले हमारे कवि होंगे गिरिजा कुमार माथुर जी, उन्हीं पर हम पूरा डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, यानी कि कल की क्लास में। ये क्लास तो हमने पब्लिकली ली है, यानी कि सभी लोगों के लिए ली है, लेकिन जो कल की क्लास होगी वो आप सभी को नहीं मिल पाएगी, उसके लिए सॉरी, क्योंकि पूरा कोर्स जो है हम उन्हीं लोगों को दे रहे हैं जिन्होंने कि हमारे यहाँ एडमिशन ले रखा है। तो सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए बस मैं विदा चाहती हूँ। मिलते हैं कल की क्लास में, कल की वीडियो में। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सुझाव जो कि मेरे चैनल के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो उनको ज़रूर से ज़रूर रखें। धन्यवाद।